तो नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम लीडर में। मैं लक्की साक्या आपका फिर से स्वागत करता हूं आपकी दूसरी क्लास में। इस दूसरी क्लास में आपको बताया जा रहा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था, संविधान एक परिचय के रूप में हमने सीखा था। उसकी कुछ डेफिनेशंस हमने ली थी, जहाँ पे हमने लास्ट क्या कहाँ छोड़ा था आपका लाकर, जो आपका छोड़ा गया था वो सरकार का गठन छोड़ा गया था। ठीक है, सरकार का गठन आज समझेंगे हम और वहाँ से शुरुआत करेंगे। हमने देखा था विभिन्न आयाम के संविधान को हमें क्या क्या पढ़ना है, तो संविधान का दर्शन देखा था, विविध देखा था हमने, और सरकार का गठन। तो आज हम शुरू कर लेंगे अपना सरकार का गठन। मैं एक बार देख लूँ, पिछले वीडियो में सरकार के गठन तक हम लोगों ने कराया था। लास्ट टॉपिक मैं देख ले रहा हूँ जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि एक टॉपिक को करीब हाँ, तो हमने संविधान का विवरण आपको बता दिया था कि संविधान का विवरण कैसे देखने को मिलता है। संविधान के विवरण के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान का विवरण। एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं। संविधान के विवरण के लिए हमने संविधान को 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक था क्या कहते हैं संविधान का दर्शन, दूसरा सरकार का गठन, तीसरा था आपका विविध आयाम, जिसमें संविधान के दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। दूसरा सरकार का गठन, जो कि आज हम समझेंगे कैसे डिवीज़न किया गया है अपनी ज़्यादा नहीं 25 से 30 मिनट की क्लास में। तीसरा विविध आयाम में हमें पढ़ना होगा नागरिकता, विदेश संबंध और विभिन्न आयोग, यूपीएससी वगैरह जो भी हैं, नगर पंचायतें, पालिकाएँ वगैरह, ये सारी शक्तियों पृथक्करण वगैरह जो सारे विविध आयाम जो बचेंगे वो हम विविध में पढ़ लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मैंने कल छोड़ा था सरकार का गठन, विविध आयाम आपने देख लिए थे। अब देखो सरकार का गठन, सरकार कैसे डिवाइड की गई है हमारे यहाँ। सरकार का गठन, सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले समझेंगे सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के अंगों में आपको बताया जाए आपकी जानकारी के लिए, ये है सरकार। और सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला विधायिका, या इसे ही कहा जाता है व्यवस्थापिका। दूसरा जो सरकार का अंग होता है उसे कहा जाता है कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। और तीसरा जो अंग होता है सरकार का, उसे क्या कहा जाता है? तीसरा अंग होता है आपका न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। क्या हैं? सरकार के 3 अंग, जिसमें जो विधायिका होती है इसका क्या कार्य होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना। आगे हम इनके भी अंदर पार्ट जो हैं राज्य और केंद्र को डिवाइड करके वो देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो क्या है ये। जो विधायिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कानून को बनाना। ठीक है। वहीं अगर कार्यपालिका को आप देखोगे तो कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। कानून लागू करना। और तीसरा आप देखोगे न्यायपालिका को, तो इन कानूनों से संबंधित न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रदान कराना तथा इन कानूनों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका निवारण करना। क्या करना? निवारण करना। तो ये आयाम आपको देखने को मिलेगा एक सरकार के गठन के तौर पे, जिसमें सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जब इन कानूनों में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उन विवादों का निपटारा करती है और न्याय प्रदान करती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब देखो, जो कार्यपालिका है ये 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका भी
दो प्रकार की होती है। एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका, सॉरी पहले लिख लो अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी, अस्थायी छोड़ो आप यहाँ पे संवैधानिक भाषा लिखो, राजनीतिक, राजनीतिक कार्यपालिका। इसे ही क्या कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। दूसरी जो कार्यपालिका होती है उसे कहते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। तो ये है प्रशासनिक कार्यपालिका, इसे ही क्या कहा जाता है, स्थायी कार्यपालिका। ये दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। सरकार के तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें कार्यपालिका दो तरह की, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका है, वहीं प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका है। आगे समझो, जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके अंतर्गत कौन आता है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद भी लिख सकते हो, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद जो आते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका अतः राजनीतिक कार्यपालिका के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये हर 5 साल पे बदलते रहते हैं। वहीं प्रशासनिक कार्यपालिका में देखा जाए तो आपकी सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कौन आता है इसके अंतर्गत, सरकारी अधिकारी, नौकरशाह, नौकरशाह और लोक सेवक, लोक सेवक। तो ये जो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, जो प्रशासन चलाते हैं, जैसे आपके डीएम, कलेक्टर और जो एसपी, कप्तान वगैरह, ये लोग हैं सरकारी अधिकारी वगैरह। नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेसी में जो आईपीएस, आईएएस, आईआरएस वगैरह जो हैं, वो सारे प्रशासनिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ में आई शुरू से। सरकार के तीन अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका या व्यवस्थापिका, इसका काम है कानून को बनाना। वहीं कार्यपालिका, कार्यपालिका का क्या काम है, कानून को लागू करना। वहीं तीसरा है न्यायपालिका, न्यायपालिका का क्या काम है, कानून जब लागू होते हैं तो उसमें उत्पन्न विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना। यहाँ तक बात स्पष्ट। कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। जिसमें जो स्थायी कार्यपालिका है जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है और अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल लोग आते हैं। वहीं प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत सभी सरकारी अधिकारी, लोक सेवक और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, नौकरशाह वगैरह, ये सब आते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इनसे आगे इन्हें डिवीज़न और करके देखते हैं एक ग्राफ में, ठीक है। इसे तब तक नोट करना चाहें तो नोट कर लो। अब एक ग्राफ और देखेंगे इसका डिवीज़न करने के लिए, सरकार के गठन के लिए। फिर से 3 भागों में सरकार को बांटा जाएगा। इसमें इंक ख़त्म हो रहा है। इंक नहीं है इसका, चलो कोई नहीं। तो इसे फिर से 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला आपका क्या आएगा, पहला आपका आएगा विधायिका या व्यवस्थापिका।
ठीक। दूसरा क्या आएगा आपका, कार्यपालिका। और तीसरा क्या आएगा आपका, न्यायपालिका। जो विधायिका व्यवस्थापिका है यह केंद्र में अलग होती है, राज्यों में अलग होती है। तो इसमें अगर देखें हम करके डिवीज़न, तो केंद्र की विधायिका और राज्य की या प्रांतों की विधायिका, राज्य या प्रांत की विधायिका। ठीक। केंद्र की जो विधायिका होती है उसे क्या कहा जाता है, संसद। वहीं राज्य और प्रांतों की विधायिका होती है उसे क्या कहा जाता है, विधानमंडल। विधानमंडल। विधायिका को दो भागों में बांटा गया, मतलब भागों में नहीं बांटा गया। विधायिका दो जगह होती है, एक केंद्र में होती है, एक राज्यों में होती है। जो केंद्र में होती है उसे संसद कहा जाता है, और जो राज्यों में या प्रांतों में होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब जो संसद है इसके दो सदन हैं, संसद के दो पार्ट, एक को कहते हैं लोकसभा और एक को कहते हैं राज्यसभा। ये अपने आप में एक आयाम। संसद के भी दो पार्ट, एक लोकसभा एक राज्यसभा। वहीं आप जब आओगे विधानमंडल में, तो राज्यों का विधानमंडल भी दो भागों में बटा हुआ है, इसमें भी दो सदन होते हैं। एक सदन का नाम क्या होता है, विधान परिषद, विधान परिषद, और एक होता है विधानसभा, विधानसभा। जैसे केंद्र में संसद होता है वैसे ही राज्यों में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे विधानमंडल कहा जाता है। जैसे केंद्र में संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ तक क्लियर। आगे कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी दो स्तरों पर हम बांट सकते हैं, एक राज्यों में, पहले केंद्र में लो, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम, कार्यपालिका क्या काम, नियमों कानूनों को लागू करना, लागू करने के लिए स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी के अंतर्गत मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद वगैरह, स्थायी के अंतर्गत नौकरशाह। ठीक है, तो वही मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा है वो देखते हैं। तो केंद्र के अंतर्गत सबसे पहले सबसे ऊपर जो आता है कार्यपालिका में उसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला जो नाम आता है उसका नाम है उपराष्ट्रपति। इनके बाद आते हैं माननीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी के बाद आते हैं प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के बाद जब आप देखेंगे तो इनके अधीन आ जाती है स्थायी कार्यपालिका, जिसे कहते हैं केंद्रीय सेवा। केंद्र के अधीन सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। यहाँ तक बात स्पष्ट। जो सरकार के गठन जब हम करते हैं तो केंद्र की कार्यपालिका जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और केंद्र के अधीन सेवाएं। आगे जो राज्य है, राज्य के अधीन कौन कौन आते हैं, राज्य में सबसे पहले आएंगे हमारे राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री। अब कहेंगे उपराज्यपाल कहाँ गए, तो पहली बात उपराज्यपाल जैसा पद संविधान में कोई होता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ संतुष्टि के लिए बना लिया गया है ऐसे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य के अधीन सेवाएं या प्रांतीय सेवाएं। राज्य के अधीन सेवाएं या जिन्हें क्या कहते हैं प्रांतीय सेवाएं या राज्यीय सेवाएं। क्या मैं यहाँ तक आपको समझा पाया?
तो ये है कार्यपालिका और ये है विधायिका, बची न्यायपालिका, वो भी समझ लो। फिर एक बार रिकॉल करते हैं शुरू से, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। तो न्यायपालिका में सबसे सुपीरियर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। फिर जिला न्यायालय, और इनके बाद आते हैं अन्य न्यायालय जो छोटे मोटे हैं वो। ये ग्राफ है आपकी सरकार का गठन, पूरा स्वरूप है सरकार का, इससे ज़्यादा सरकार है ही नहीं कहीं। सरकार का गठन: विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका दो तरह की, केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। कानून बनाने वाली संस्था: केंद्र में संसद, संसद के 2 सदन, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वहीं राज्यों में विधायिका कौन सी है? विधानमंडल। तो विधानमंडल के 2 सदन, एक विधान परिषद और विधानसभा। जब आप आएंगे अपनी कार्यपालिका पे, तो कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक स्थायी और अस्थायी, आपको पहले बताया था। लेकिन अब कार्यपालिका बटी है 2 स्तरों पे, केंद्र के अधीन और राज्य के अधीन। जो केंद्र के अधीन कार्यपालिका है उसमें आपके सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उनके बाद प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, और उनके बाद केंद्र के अधीन सेवाएं। दूसरी तरफ राज्यों के अंदर तो सबसे ऊपर राज्यपाल, फिर उनके बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बाद क्या कहते हैं आपका जो आ जाएगा राज्य के अधीन सेवाएं। न्यायपालिका पे जब आप आएंगे तो न्यायपालिका पे आपको बताया हमने, सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला न्यायालय, फिर उसके नीचे अन्य न्यायालय। तो इतनी सी बात थी, आपको समझा दी। ठीक है, एकदम स्पष्ट हो गया कौन क्या कैसे सरकार का गठन किया गया है। आप इसका एसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बहुमत। बहुमत ख़त्म करते ही फिर हम शुरू करेंगे संविधान का दर्शन, जिसमें हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो इस क्लास को अब यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।